Hey guy, hey guys, what's up? Listen, we are going to be solving questions. मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगा तो so I'm just going to be doing that. Questions related to current electricity. So let's do it. These are from the past papers. I think the most recent past paper. करते हैं यार, मेरे साथ साथ करो, हम लोग करते भी जाते हैं, डिस्कशन भी करते जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है. अच्छा, पहला सवाल इसने बोला है कि डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इट इज, मैं लिखता हूं इधर. ओके, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि यार कि इट इज द वर्क डन इन पुशिंग अ यूनिट चार्ज थ्रू अ रेसिस्टिव कंपोनेंट. यही मैंने हमेशा बोला है. इवन ओ लेवल्स में भी हम लोग यही करते थे, हम इधर भी यही करते हैं. लेकिन यार एंड में जो है ना, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिख लेना जस्ट इन केस जो है, बिकॉज वी नो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट आता है वो बेसिकली जूल्स पर कूलम्स आता है, यानी वोल्ट्स आता है. तो ये भी बस एंड में लिख देना, मेरी बात मान लो, ताकि ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कुछ और सोचना चले. वो क्या पता, वो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पढ़ेगा, इट इज़ द वर्क डन, इतना ही पड़ेगा तो उसको तो बोलेगा यार ये क्या हो गया, तो दिस इज जस्ट द वर्क डन. नहीं भाई, पूरा का पूरा डेफिनेशन है. लेकिन आप इसको अंडरलाइन कर लोगे तो आप एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचोगे और बोलोगे कि यार ये भी रीड कर ले. प्लीज कर लो, मेरी बात मान लो यार, बिकॉज देयर इज अ रीजन आई एम सेइंग दिस थिंग. एनीवेज, द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट I इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन फिगर 6.1. IV ग्राफ है, पहले देख लो. यहां पर हमारे पास करंट है और यहां पर हमारे पास वोल्टेज है. IV का ग्राफ है हमारे पास. ओके, यूज फिगर 6.6 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली नहीं बोला है, क्वालिटेटिवली, यानी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है. The resistance of the diode in the range this, to describe qualitatively the resistance in the range V0 to V0.25, यानी यहां तक हमारे पास कह रहा है कि इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी. यार आपको पता है कि जब भी ग्राफ आपका V की तरफ ज्यादा होता है, IV ग्राफ, तो इसका मतलब है कि आपकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है. और आप खुद देख सकते हो कि यार हमने 0.25 तक वोल्टेज लगाया, लेकिन आपका जो डायोड है अभी तक ऑन ही नहीं हुआ है. क्या आप देख सकते हो कि कहीं पे करंट नजर आ रहा है? अगर इसका मतलब है कि करंट ही ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेसिस्टेंस इज वेरी हाई. मैं लिख सकता हूं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन्फिनिटली हाई, इन्फिनिटली हाई. देखो, अब मसला ये है कि ये वाला जो होगा आइडियल डायोड है. अगर ये रियल वर्ल्ड डायोड होता तो उसमें से थोड़ा सा लीकेज करंट भी पास होता है. लेकिन अभी हम लोग फिलहाल आइडियल दुनिया में, आइडियल डायोड है, और ये भी कह सकते हैं कि इज इन्फिनिटली हाई. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद बोलता है कि द वेरिएशन इफ एनी इन द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड एज V चेंजेस फ्रॉम V 0.75 to 1 वोल्ट. अच्छा, 0.75 जो होगा ये बिल्कुल इसके डेड सेंटर में होगा. एक लाइन इधर से बनाकर हम लोग एक काम कर सकते हैं. इधर तक देखें कि इधर से लेकर इधर तक कहानी क्या है. इधर से अगर मैं इधर तक देखूं तो हमारे पास रेसिस्टेंस जो है इसकी कम है, क्योंकि हमारे पास इस बार ग्राफ जो है करंट की तरफ ज़्यादा है. और दूसरी बात है कि कांस्टेंट भी है. ठीक है. इफ़ एनी in the variation if any in the resistance as V changes from this है no change, क्योंकि हमें पता है कि 0.75 से 1 वोल्ट तक जो है no change as gradient is constant, as gradient is constant. ठीक है. अच्छा, अगर ये मुझे बोलता है कि भाई 0.25 to 1 तक क्या वेरिएशन होती, तब ये होता है द रेसिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. आप इधर देख सकते हो, रेसिस्टेंस पहले इस पॉइंट तक हाई थी, इस पॉइंट पे आके थोड़ी कम हुई, इस पॉइंट पे और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, और इसके बाद जो है रेसिस्टेंस हैज बिकम कांस्टेंट बिकॉज द ग्रेडियंट हैज बिकम कांस्टेंट. एनीवेज, दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल है, रेसिस्टेंस वायर का है. मैंने आप लोगों को कुछ इसके बारे में भी बताया था, बट स्टिल लेट्स जस्ट डील विद दिस क्वेश्चन. बिल्कुल बेसिक से करेंगे. A battery of uniform electromotive force, a battery of electromotive force 12 volts, okay, and negligible internal resistance is connected to a uniform resistance wire XY. We can see that there is a wire XY, resistance wire है, यूनिफॉर्म भी है, तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा और इसकी लेंथ के साथ इसकी रेसिस्टेंस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. फिर हमारे पास लिखा है अ फिक्स्ड रेसिस्टर. ओके,
and a variable resistor as shown in this है. So we can see the fixed resistor is over here and a variable resistor is over here. ये साफ साफ नजर आ रहा है. कुछ लेंस भी गिवन है इधर और कोई पॉइंट W भी मार्क किया हुआ है and so on जो भी है. The fixed resistor has a resistance of 5 ohm. Well, diagram में भी apparently given है ये चीज, तो कोई मसला ही नहीं है. The current in the battery is 2.7. We can see that over here. एक जो current जो इसमें से बैटरी में से निकल रहा है वो 2.7 है. And the current in the fixed resistor is 1.5. अच्छा, well, अगर आप इसमें क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करो जिसको हम लोग कहते हैं क्रिचॉफ्स करंट लॉ, वो ये साफ साफ कह रहा है कि यहां से जो हमारे पास करंट आया है उसका कुछ हिस्सा इधर से गया जो कि 1.5 है, तो रिमेनिंग हिस्सा इसमें से जाएगा. कंफर्म बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है. यहां तक तो हमें समझ में आ गया. अब पहले ही कहते हैं द करंट इन द बैटरी इज दिस एंड द करंट इन द फिक्स्ड रेसिस्टर इज दिस. कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर. जो मैंने अभी आपको बात की वही अप्लाई होगी. तो बेसिकली ये टोटल करंट आया इधर तक और उसके बाद ये ब्रेक हुआ है, कुछ करंट इधर चला गया जो कि 1.5 है और कुछ इधर से जाएगा. क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो यही कहता है ना, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड. सो इसको हम लोग कर लेते हैं 2.7 माइनस 1.5 किया एंड दिस गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 1.2. यानी मेरे पास यहां पे से जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा 1.2 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा होगा. अग्रीड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग दिस डाउन एज 1.2 एम्पियर्स व्हिच इज ऑलरेडी यहां पे मैंने लिख दिया, एम्पियर यूनिट गिवन था. अच्छा, फिर ये मुझे कहता है कि टारगेट इज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर. अच्छा, अब सबसे पहली चीज है वेरिएबल रेजिस्टर की अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ रहे हैं, तो ध्यान देना. सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से करंट मेरे पास है 1.5 एम्पियर, तो इस वेरिएबल रेजिस्टर में से कितना जा रहा होगा. थोड़ा गौर से देखो, ये दोनों रेजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं मुझे बताओ. पे सीरीज में लगे हुए हैं. सही है. तो ये दोनों रेजिस्टर अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें से भी गारंटीड 1.5 एम्पियर का करंट जाएगा. क्यों नहीं जाएगा, यहां तक भी क्लियर है. अच्छा, अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो भाई हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. रेजिस्टर बोलता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. तो भाई वोल्टेज अब इस पे चाहिए. वेल, अपेरेंटली आप एक काम कर सकते हो इसके अंदर, बड़ा आसान सा काम है. आप अपना जो है वो जो क्रिचॉफ सेकंड लॉ है सिर्फ इस पर रखो, सिर्फ इस पे नजर रखो, इस वाले लूप पे नजर रखो. बल्कि क्रिचॉफ सेकंड लॉ को भी छोड़ो, आप सिर्फ जो है इस लूप पर नजर रखो. ठीक है, जो बीच में जो रेजिस्टेंस वायर है उसको फिलहाल इग्नोर कर दो. ठीक है, इतना तो कर सकते हो क्योंकि लूप वाइज चलता है. तो अगर मैंने सिर्फ इस पे नजर रखी तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से 1.5 एम्पियर जा रहा है तो इसमें से भी 1.5 एम्पियर जाएगा करंट, यानी इसके ऊपर भी होगा 1.5 एम्पियर. क्या मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूं? लेट्स फाइंड इट आउट. सो दिस इज गोइंग टू बी 5 multiplied by 1.5 and that should give me 7.5 volts. 7.5 volts तो सिर्फ ये खा गया और कितने में से? 12 में से. सो अगर 7.5 में से मैंने 12 से माइनस किया, सो दिस गिव्स मी 4.5 वोल्ट्स. यहां तक भी पहुंच गए. अब मैं इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं. तो पहले मैं लिख रहा हूं वोल्टेज, स्टेटमेंट्स भी लिख रहा हूं, 2 मार्क का है. वोल्टेज अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर हमेशा अक्रॉस वर्ड आता है when dealing with voltage across variable resistor is equal to 4.5 volts. Current through variable resistor, oh my god, this is tedious, is equal to 1.5 amperes. So resistance is equal to V over I. So voltage is 4.5 volts and the current is 1.5 amperes. So let's just find it out. 4.5 divided by 1.5 and this gives me 3 ohms. इसकी रेजिस्टेंस आ रही है. So there you have it, 3 ohms इसकी रेजिस्टेंस आ गई. अब इसके बाद सवाल देखते हैं कि फिर क्या बोलता है. अच्छा, अब जरा सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश है.
द वायर एक्स वाई हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर्स। ओके, यानी मुझे इस डायग्राम में कहा है कि ये जो पूरी जो एक्स वाई की जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर्स है, विच यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल। ठीक है, ये भी हमारे पास है। यार मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को ही नीचे ले जाता हूँ ताकि जो है ना आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी, बिकॉज मैं बार बार स्क्रॉलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं छोटा कर लूँगा इस डायग्राम को, कोई मसला नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग दिस डायग्राम विथ मी। ठीक है, इस डायग्राम को मैं जो है नीचे ले जा रहा हूँ ताकि मेरे पास इधर हो, क्योंकि पेपर होता तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमें मसला ये आ रहा है, जो स्क्रॉल करना जो है मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी डूइंग दिस। इसको उठाकर इधर रख देते हैं ताकि मैं इसको रेफ़र करता रहूँ और इसमें से मैं चीज़ें निकालता रहूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये कह रहा है कि वायर एक्स वाई हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 मीटर्स। वेल यू कैन सी इन दिस डायग्राम के वाकई में 2 मीटर्स की लेंथ है हमारे पास एक्स वाई की। अगर आप पूछ रहे हो कि एक्स और वाई किधर है, तो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। टोटल लेंथ हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पॉइंट जी ऑन द वायर is distance of 1.6 meters from point X. The fixed resistor is connected to the variable resistor at point W. Well, हमारे पास W point ये रहा, we can see that. Determine the potential difference between points W and Z. Now this is a difficult question. हमें क्या कह रहा है कि यार इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे कि ऐसा करोगे कि आपके पास एक वोल्ट मीटर जो है, एक वोल्ट मीटर यहाँ से लेकर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। एक मिनट, ये अबे यार इसको कर लेते हैं। दिस इज़ अ वोल्ट मीटर और एक वोल्ट मीटर इधर लगा हुआ है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सही है। अच्छा, तो पहले सबसे पहले जो है ना मुझे एक काम करना होगा, मुझे निकालना पड़ेगा इस डायग्राम के हिसाब से वोल्टेज मेरे पास जो है इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। पहले मुझे ये निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज कितना है। वेल आराम से निकालते हैं, बड़ा आसान सा काम है। क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंस ये यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर थी और मैं अपना सिर्फ अभी इस लूप पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ इधर कि यार अगर 12 वोल्ट्स थे, वो मेरे पास कितनी लेंथ थी जिस पर आ रहा था, वो आ रहे थे 2 मीटर्स की लेंथ पर। इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो लग सकता है 2 मीटर्स पर 12 वोल्ट्स थे। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 1.6 मीटर की तार पर कितना वोल्टेज होगा? आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास जो है दैट वुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बस रेशो से कर रहा हूँ, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 किया एंड दैट शुड गिव मी 9.6 वोल्ट्स। 9.6 वोल्ट्स यानी यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास आएगा दैट शुड बी 9.6 वोल्ट्स। अच्छा, अगर ये 9.6 वोल्ट है तो फिर यहां से लेकर यहां तक मेरे पास कितना वोल्ट्स था? 7.5 वोल्ट्स था। नजर आ रहा है आपको? अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आपने वोल्टेज निकाला, तो फिर आपको नीचे वाले में भी इसका निकालना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट। और अगर आपने बाय चांस ऐसे निकाला तो फिर आप ऐसे निकाल के भी आप कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट। हम लोग अभी क्या करेंगे, हमने यूं किया और फिर मैंने यूं किया, सॉरी यूं किया। ठीक है, दोबारा देख लो, पहले मैंने यूं वोल्टेज निकाला और फिर अब मैं यूं वोल्टेज निकालूंगा। जब ये दोनों वोल्टेजेस आ जाएंगे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। सो अब मेरे पास एक चीज तो हो गई कि यार यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 9.6 वोल्ट्स। ठीक है, और ये वाला वोल्टेज तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, विच इज 7.5 वोल्ट, जो नीचे लिखा हुआ भी है मेरे पास 7.5 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 7.5 वोल्ट्स है तो क्या हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका? तो मेरे पास हो जाएगा डिफरेंस, डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9.6 वोल्ट माइनस 7.5 वोल्ट्स। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9.6 माइनस 7.5 एंड दैट शुड गिव मी 2.1 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग इट डाउन, 2.1 वोल्ट्स। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा,
अब जरा इधर देखो इसने क्या बोला है, द रेसिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टर इज नाउ इंक्रीज्ड। ओके, वेरिएबल रेसिस्टर उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया बाय कंसिडरिंग द करंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और स्टेज द सेम। ओके, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी डायग्राम पे दोबारा आते हैं, इसी डायग्राम पे पहले फोकस करते हैं। देखो पावर मैं कैसे निकाल सकता हूं कि बैटरी में से कितना पावर आ रहा है, वो मैं डायरेक्टली इधर से ऐसे कर सकता हूं, P इज इक्वल टू आई वी। अपेरेंटली मेरे पास एक चीज तो क्लियर है कि वोल्टेज तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब है वोल्टेज जो ईएमएफ होगा जो 12 वोल्ट से वो तो सेम है। हाँ, इस करंट पे कोई फर्क आ सकता है। अब इस पे जरा डिस्कशन डालते हैं, इस करंट पर कि 2.7 एम्पेयर का करंट है तो क्या होगा। अच्छा, हमारे पास रेसिस्टेंस वायर यहां से लेकर यहां तक है, वो तो चेंज नहीं हुई, जैसे थी रेसिस्टेंस वायर अपनी जगह पर है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जरा सुनो, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर है, इसकी रेसिस्टेंस को बढ़ाया। जब हम लोग इसकी रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, जब हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस बढ़ेगी, ये जब ऊपर गई तो रियलिस्टिकली इस पूरी लाइन की रेसिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन और तो कोई पाथ है नहीं, एक तो वो रेसिस्टेंस वायर का पाथ है, उसकी रेसिस्टेंस भी फिक्स्ड है, तो हमारे पास ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक सारी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, राइट। जाहिर सी बात है, आपके सामने कॉमन सेंस की बात है कि यार इसकी रेसिस्टेंस आपने बढ़ाई, वेरिएबल रेसिस्टर की रेसिस्टेंस बढ़ी, तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक रेसिस्टेंस बढ़ी, और इसका मतलब है कि जो ओवरऑल पैरेलल में भी जो पूरी रेसिस्टेंस होगी वो भी बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो अगर पूरी रेसिस्टेंस मेरे पास बढ़ गई, इस पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस बढ़ गई, तो मेरा आपसे सवाल है, ये वाला करंट जो होगा ये कहां जाएगा, करंट बढ़ेगा या कम होगा। पूरी रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो मेरे प्यारे बच्चे ये करंट कम होगा। अगर ये करंट कम होगा तो लेकिन जो टोटल वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है वो तो चेंज नहीं होने वाली ईएमएफ, लेकिन मेरे पास ये करंट जरूर कम होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपके पास यहां पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू आई वी, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहा, लेकिन मेरे पास जो करंट है ये गिर जाएगा। अब अगर ये करंट गिरेगा तो ओवरऑल पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो मैं अभी इसके बारे में इधर आंसर इसका लिख रहा हूं, फिर आप इस पर तबसरा भी कर लेना, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। इधर देखो मैंने पूरी इसकी डिटेल में आंसर लिखा है, जरा इसको देखो। बाय कंसिडरिंग द करंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और स्टेज द सेम। देखो, रेसिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर इंक्रीजेस, ओके, सो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी डिक्रीजेस, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि टोटल करंट कम होगा। पावर फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई वी, और V जो है वो ईएमएफ हो, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट गिरा सो पावर डिक्रीजेस। इस तरीके से अपने आंसर्स क्रिएट करोगे, आपके 4 चांद लग जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक सवाल है, द करंट इन द फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस। अच्छा, अगर हमारे पास करंट गिरेगा तो इसका मतलब है कि जो उसमें उसका जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी। कॉमन सेंस की बात है, ब्राइटनेस कम होगी तो इसका मतलब है हीट डेसिपेशन कम होगी। ओ लेवल से याद करो कि जब आपके पास हीट डेसिपेशन कम होगी तो इसका मतलब है लैम्प जो होगा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अगर लैम्प ठंडा होगा इसकी रेसिस्टेंस गिरेगी। आई मीन जाहिर सी बात है, अगर लैम्प ठंडा होगा तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि ये फिलामेंट वायर है या मेटालिक वायर है, मेटल्स ऑफ फिलामेंट की खासियत ये है कि जैसे कूल होता है ना तो इसकी रेसिस्टेंस हमेशा गिरती है, और जैसे ही गर्म होता है तो इसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है। भाई हमारे पास है, भाई ज़रा इधर देखो, फिलामेंट लैम्प का जो IV ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। याद करो, आप खुद देख सकते हो कि ये ग्राफ V की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है जैसे जैसे हमारे पास करंट और वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है बिकॉज ऑफ द मोर हीट डेसिपेशन। लेकिन जब आपने करंट को ही गिराया, पहले सपोज करो करंट इधर था, अब आप करंट को इधर लेकर आ रहे हो तो आपके पास वोल्टेज भी कम हो गया।
लेकिन ये जो ग्राफ है फिर ये मोर स्टीपर होता जा रहा है। अगर ये स्टीपर होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि जब आप v और i का रेशियो निकालोगे वो ज्यादा आएगा। वैसे भी देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो ये i की तरफ ज्यादा है और ये वाला जो ग्राफ है ये v की तरफ ज्यादा बेंड हुआ है। सो इसका मतलब है कि इसकी रेसिस्टेंस गिरेगी। अब मुझे बोलता है द करंट इन द लैंप डिक्रीजेस, तो मैं इसमें लिख सकता हूं स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेसिस्टेंस ऑफ द लैंप चेंजेस। तो मैं इसमें से लिखूंगा पावर डेसिपेशन decreases, lamp is cooler, at lower temperature the resistance at lower temperature, मैं इसको लिख रहा हूं at lower temperature resistance of lamp decreases। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको मेमोराइज कर लो यार, ओ लेवल्स का है। ये भी हो गया आपके पास, 2 पॉइंट्स लिखोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, अच्छी बात है। अच्छा, फिर ये मेरे को कहता है, क्वेश्चन बोलता है अ सिलेंड्रिकल वायर हैज लेंथ L एंड रेसिस्टेंस R। अच्छा, लेंथ L है और उसकी रेसिस्टेंस R है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर्स कंटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर इज N। अच्छा, contained in the volume of the wire is N। अच्छा, ठीक है। Each free electron has a charge E। Okay, the potential difference between the ends of the wire is V। Determine an expression in terms of some or all of the symbols for the current in the wire। Okay, अब अगर मुझे इसमें end to end पता है कि भाई वोल्टेज V है, सो करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग दिस। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे V है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था I इज़ इक्वल टू NAVQ, लेकिन एक मसला है, यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इग्नोर ही कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वोल्टेज के थ्रू जाता हूँ। तो हमारे पास होगा करंट, अगर मुझे निकालना है I इज़ इक्वल टू V/R, हम लोग कर सकते हैं। So that should be it, right? So अगर मुझे निकालना है भाई, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। The cylindrical wire has length L and resistance R. The total number of free electrons contained in the length of the wire is this. Each free electron has a charge E. The potential difference between the ends of the wire is V. Determine an expression in terms of all the symbols, some or all of the symbols. So मेरे पास यहाँ पे V यूटिलाइज हो गया और R यूटिलाइज हो गया। So I think that's it। तो करंट हमारे पास अगर निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R, सिंपल एज दैट। यहाँ पर आ जाएगा V/R। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ और हमारे पास आएगा। अच्छा, अब मुझे बोलता है द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, अगर मुझे एवरेज I इज इक्वल टू NAVQ होता है, वेयर V इज द ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, क्या हम लोग ये डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं, इसको भी पहले मैं रीअरेंज कर लूँ तो V इज इक्वल टू I/NAQ कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है, ना I है इसके अंदर ना स्मॉल n है, तो इसको हमें अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक चीज़ इधर नोटिस करो कि हमारे पास जो है यहाँ पर, ओके, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करो कि n जो होता है वो हमारे पास जो होता है चार्ज डेंसिटी होता है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसने मुझे बोला टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स कंटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर इज N। तो क्या हम लोग इस N को इस तरह लिख सकते हैं कि भाई दैट शुड बी N डिवाइडेड बाय V विच इज़ द वॉल्यूम। इसको मैं वॉल्यूम ही लिख लेता हूँ क्योंकि वरना वो दूसरे V के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ तक भी पहुँच के चलो, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं अभी फ़िलहाल V इज इक्वल टू I की जगह पे मैं सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ। I की जगह पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगी V/R, एंड दैट शुड बी, यहाँ पर आएगा मेरे पास जो है N की जगह पे मैं लिख रहा हूँ N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय A और फिर Q। ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए। लेकिन फिर एक चीज़ रियलाइज़ करो कि वॉल्यूम खुद किसके बराबर होता है? वॉल्यूम जो होता है वो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसको उठाकर ये भी बना सकता हूँ? इधर देखो, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू कैपिटल V/R
which is the voltage over the resistance. अच्छा गाइस, ज़रा इधर देखो. सबसे पहले वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ रहा है A इंटू एल. जाहिर सी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है. तो क्या मैं इस पूरे को इस तरीके से लिख सकता हूँ, n डिवाइडेड बाय A इंटू एल लिखा, मल्टीप्लाइड बाय A लिखा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा Q क्या है? Q तो चार्ज है ना, हमारे पास चार्ज का इसने वर्ड दिया है E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको मैं E कर लेता हूँ इधर. ये भी हो गया. अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है. ये कैंसिल, ये कैंसिल. अब अगर ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली द ड्रिफ्ट स्पीड शुड बी इक्वल टू, अब इसको हम लोग अगर रीअरेंज करें मैथमेटिकली तो ये हो जाएगा V ओवर R डिवाइडेड बाय NE ओवर L. सही है. अब अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर आकर ये बन जाएगा V इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू V ओवर R मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय NE. यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा कैपिटल VL ओवर RNE. अब एक दफ़ा चेक करने दो कि क्या चीज़ें सारी फिक्स आ रही हैं इसके अंदर. हमारे पास इसमें से V यूटिलाइज हो गया, L भी यूज़ कर लिया मैंने, इसमें से R भी यूज़ कर लिया, N भी यूज़ कर लिया और E भी यूज़ कर लिया, और ये हो गया आपके पास. और ये सवाल कब का है? ये है 2023 का सवाल है. यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये इतना ज़्यादा इसमें मैथ्स इन्वॉल्व थे, मतलब मैथ्स नहीं, अलजेब्रा इन्वॉल्व थी. तो ये भी हो गया. अच्छा, फिर ये कह रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कह रहा है द एवरेज टाइम टेकन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स to move along the full length of the wire. The average time taken for the free electrons to move along the full length of the wire. अच्छा, और हमारे पास है भाई जो ड्रिफ्ट स्पीड है V, वो हो जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम. यही होगा. डिस्टेंस इज लेंथ ओवर हमारे पास आ जाएगा टाइम जो है वो T हो जाएगा. सो इसका मतलब है कि हमें तो टाइम निकालना है. सो एवरेज टाइम T एवरेज शुड बी इक्वल टू लेंथ ओवर V. अब V क्या है? वो ड्रिफ्ट स्पीड है. सो इसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर सब्सटीट्यूशन फिर से करेंगे. सो L डिवाइडेड बाय VL ओवर RNE किया. RNE बिल्कुल ऊपर चला जाएगा. सो L मल्टीप्लाई बाय RNE डिवाइडेड बाय VL, LL कैंसिल आउट हो गए. सो ये बन जाएगा RNE डिवाइडेड बाय V. दैट शुड बी द आंसर. ये हमारे पास आ जाएगा T एवरेज का फॉर्मूला. ये जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक आप लोगों से कभी भी नहीं होगा. ये मैंने आप लोगों के सामने सवाल भी रख दिया. एंड मेक श्योर कि आप ये करके देखो कि आपके भी यही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. एनीवेज गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कितनी देर की हो गई? 31 मिनट्स की हो गई है. सवाल देखो. अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 9 volts and a negligible internal resistance is connected to a light dependent resistor LDR and a fixed resistor as shown. सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को LDR के बारे में भी बताना चाहता हूँ. O लेवल से आप करके आए हो कि LDR पे जब लाइट पड़ती है तो उसकी रेसिस्टेंस गिरती है, और जब अंधेरा होता है तो इसको डर लगता है और इसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है. यहाँ तक आपको पता होना चाहिए. O लेवल्स की नॉलेज है. वो O लेवल तो मेरी टेरिटरी है नहीं, A लेवल्स है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया. द LDR and the fixed resistor have a resistance of this and this respectively. Your target is to calculate the potential difference across the LDR. हम लोग एक काम कर सकते हैं, since this हमें इसके across वोल्टेज निकालना है, this is my target, right? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं V 1800 ओम्स. इसके अक्रॉस में निकालना हो तो मैं डायरेक्टली वो पोटेंशियल डिवाइडर वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया था कि भाई V in मल्टीप्लाइड बाय टारगेट रेसिस्टेंस कितनी है? 1800 डिवाइडेड बाय कंबाइंड रेसिस्टेंस कितनी है? 1800 प्लस 1200. डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अब प्लीज़ यार मुझे इसमें इतनी तकलीफ मत देना कि इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो. भाई ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो सकता. वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे यहाँ पे प्लस का साइन है. भाई प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह का जो है ना कारनामा अंजाम मत देना पेपर के अंदर. प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ कह रहा हूँ आप लोगों से.
तो ये हो जाएगा, अब निकालते हैं, हमारा टारगेट है वी आउट, तो वी इन कितना है हमारे पास, वी इन जो है 9 वोल्ट्स है, तो 9 लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1800 और नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 1200 और ये हो जाएगा 3000. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 3000 करेंगे तो दैट शुड गिव मी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5.4 वोल्ट्स, यानी इसके ऊपर हमारे पास आ रहा है 5.4 वोल्ट्स. अब आप बोलोगे कि सर तो हम लोग तो करंट निकाल के भी कर सकते थे, कर लो, मर्जी है आपकी, करंट निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमने एक नया टूल बनाया, व्हाई नॉट यूज दैट, व्हाई फाइंड द करंट व्हेन यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर, वेल इट इज अप टू यू. आप पहले करंट, टोटल करंट निकाल के भी जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है. एनीवेज ज़रा इधर, ये अभी आपको आवाज़ आएगी, ये बेसिकली मैंने स्प्रे इधर लगाया है क्योंकि आई थिंक देयर आर सम मस्कीटोज ओवर है, बट दैट इज़ ओके. एनीवेज, फिर मेरे पास ये एक सर्किट डायग्राम है. अच्छा इधर देखो, द सर्किट इज़ नाउ मॉडिफाइड बाय एडिंग अ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर. बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं रेसेंट पेपर्स के अंदर. रेसिस्टेंस वायर एक्स वाई एंड अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर 7.2. वी कैन सी दैट कि देयर इज़ अ गैल्वेनोमीटर इसने लगाया है, ये एज शोन. ये हमारे पास सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है, यानी लेफ्ट पे भी जा सकता है, राइट पे भी जा सकता है, बेसिकली एक एमीटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. द लेंथ ऑफ द वायर एक्स वाई इज 1.2 मीटर्स, यानी इधर से लेकर इधर तक जो इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है वो हमारे पास कह रहा है कि भाई दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स. ओके, द मूवेबल कनेक्शन Z is positioned on the wire XY so that the galvanometer reading is 0. यानी इसने इसको क्या किया है कि Z को ऐसी पोजीशन पे रखा है, इस जॉकी पॉइंट को ऐसी पोजीशन पे रखा है कि हमारे पास जो है यहाँ पे इसमें जो करंट आ रहा है वो 0 एम्पियर्स का करंट आ रहा है. ओके, दैट इज काइंड ऑफ कूल. तो इसका मतलब होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा, तभी तो हमारे पास करंट 0 आएगा. दैट्स अ फैक्ट, राइट. तो एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है. द लेंथ ऑफ द वायर, अच्छा फिर मुझे बोलता है कि योर टारगेट इज वो तो हो गया. कैलकुलेट द लेंथ एक्स जी अलॉन्ग द रेसिस्टेंस वायर. अब ये जो है मैं सर्किट डायग्राम को क्या करूँ, नीचे ले आऊँ या मैं इधर तक ही फिलहाल कर लेता हूँ. आई थिंक ये दोनों विजिबल है, तो आई थिंक वी कैन हैंडल इट ओवर फ्रॉम हेयर, ठीक है. Calculate the length xz along the wire. My target is to calculate the length xz. सबसे पहली चीज तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि 9 volts is to 1.2 meters, right? 1.2 meters, यहाँ तक तो पहुँच गए, ये तो हमें पता ही था, शुरू में ही पता है हमें. लेकिन अब xz निकालने के लिए मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना लाजमी होगा, तभी मैं आगे जा सकता हूँ. तो इसकी लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज समथिंग टू कंसीडर. अब इसके अलावा मेरे पास इस पूरे सर्किट में आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स. हाँ, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं. एक चीज़ तो है, ये वाला जो था, ये वाला डायग्राम हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है ऊपर, ठीक है. तो ये लूप जो नज़र आ रहा है आपके पास, ये वाला जिसको मैंने अभी बनाया है, ये लूप तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है. सो इसका मतलब है कि जो 1800 पे जो हमारे पास ओम्स है, इस पे वोल्टेज कितना आ रहा होगा, 5.4 वोल्ट्स आ रहे होंगे. तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि दैट शुड बी 5.4 वोल्ट्स. तो चलो यहाँ तो पहुँच गया, 5.4 वोल्ट्स ये है. तो ये बात भी कंफर्म है कि XZ मस्ट ऑल्सो बी 5.4 वोल्ट्स. जाहिर सी बात है, तभी तो करंट 0 आएगा इधर. जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ओनली देन द करंट वुड बी 0, राइट. सो कैलकुलेट द लेंथ एक्स वाई. योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द लेंथ एक्स वाई. ओके, तो हम लोग यहां तो पहुंच गए. अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्या मैं इधर भी ये लिख सकता हूं कि भाई मैं ये लिख सकता हूं, इधर लिख सकते हैं लेंथ एक्स जी मस्ट also have 5.4 volts, right? लिख सकते हैं. सो इसका मतलब है हमारे पास ये था कि 9 volts is to 1.2 meters. सो 5.4 volts, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यही वोल्टेज जो इधर है वही वोल्टेज इधर भी होगा, ताकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 आए, ताकि करंट 0 आए बीच में. इस गैल्वेनोमीटर पे करंट तभी तो 0 आएगा.
तो इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई दैट शुड बी इक्वल टू x मीटर्स. लेट्स फाइंड दिस x. इधर जो है ये कितना आ रहा है, निकाल लेते हैं इसको. सो दैट शुड बी 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 एंड डिवाइडेड बाय 9 किया. सो दैट गिव्स मी जो x की जो रीडिंग आ रही है दैट शुड बी इक्वल टू 0.72 मीटर्स. एक दफ़ा फिर से निकाल लूँ जस्ट इन केस. 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 9 किया है, सिर्फ मैंने रेशियोज यूज़ किए एंड दैट इज़ करेक्ट. ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास. सो 0.72 तक तो हम लोग पहुँच गए. अच्छा, अब आता है थोड़ा टेक्निकल सवाल. ये मुझे कहता है द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कॉजेज अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द LDR. ओके, जाहिर सी बात है, लाइट बढ़ सकती है, लाइट कम भी हो सकती है, हो सकता है, जाहिर सी बात है. द टेम्परेचर ऑफ द LDR रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके, स्टेट वेदर देर इज अ डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द LDR. अच्छा, द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजेज अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द LDR. अब मैंने आप लोगों को LDR के बारे में शुरू में भी बताया था कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, अंधेरा होगा, तो अंधेरे में हम इंसान की चीखें निकल जाती है, हम डर जाते हैं, तो LDR भी तो डरेगा, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी रेसिस्टेंस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो ये हो सकता है. ये मेरे पास लिखा डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द LDR. द टेम्परेचर ऑफ द LDR रिमेन्स स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द LDR. इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द LDR, तो इसका मतलब, अब जरा सुनो, अंधेरे में हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है और रोशनी में इसकी रेसिस्टेंस कम होती है. तो यहां पे तो इसकी रेसिस्टेंस कम हो रही है, तो इसका मतलब है सुबह का टाइम हो रहा होगा, यानी रोशनी होगी, तो हम नहीं डरते. सुबह के टाइम पर हम शेर बन जाते हैं, तो LDR भी शेर बन जाएगा. सो इसका मतलब है कि लाइट इल्यूमिनेटिंग द LDR इंटेंसिटी मस्ट हैव इंक्रीज्ड. मैं इसमें लिख रहा हूं इंक्रीज्ड. ओके, ओह माय गॉड, increased. Okay, यहाँ तक भी पहुंच गए. The total power produced by the battery. Now that is something to consider. Since हमारे पास resistance of LDR decrease हुई, okay, अब हम लोग एक चीज देखते हैं. अगर मेरे पास इस LDR की रेसिस्टेंस गिरी, इसको मैं किसी और चीज से हाईलाइट करूं, अगर मेरे पास इस LDR की रेसिस्टेंस गिरी, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस गिरेगी. अगर इस पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस गिरेगी, तो इसका मतलब है यहां से जो करंट आ रहा होगा वो बढ़ेगा. अब अगर पीछे से करंट बढ़ेगा, तो हमारे पास जो टोटल पावर आ रही होगी वो बढ़ी हुई आएगी, ज्यादा आएगी. तो इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीजेस. रीजन नहीं लिखनी है क्योंकि इसने बोला नहीं है हमें. द लेंथ XY सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड 0. अच्छा, अब मुझे यह भी करना है कि मुझे अभी भी गैल्वेनोमीटर के जान के पीछे पड़ गया है कि वो 0 ही रीड करे. सबसे पहली चीज है, दोबारा देखो, देयर इज अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ LDR. अगर मेरे पास इस सर्किट के अंदर इस LDR की रेसिस्टेंस कम होगी, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज पे क्या असरात आएंगे, ये कम खाएगा वोल्टेज, जाहिर सी बात है. दो रेसिस्टेंस हैं आपके पास सीरीज में. अगर मेरे पास वोल्टेज है 9 वोल्ट्स, अभी ये खा रहा है 5.4 वोल्ट्स, आप इसकी रेसिस्टेंस को गिराओगे तो ये कम वोल्टेज खाएगा. अगर ये कम वोल्टेज खाएगा तो ये भी मुझे गिराना पड़ेगा. इसको गिराने के लिए मुझे लेंथ XZ को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा. तो इधर आएगा द लेंथ XY सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड 0. डिक्रीज करना पड़ेगा इसको. तो यहां पे भी आ गया डिक्रीज. ओह माय गॉड, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास. सो देयर यू हैव इट गाइस. सो आई हैव डन 3 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, और ये मेरे ख्याल से टाइम भी 42 मिनट्स है. तो प्लीज़ आप इसको देख के करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. या मैं और भी रिकॉर्ड करूंगा. देखो, अभी मुझे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करवानी थी. वो क्या होता है यार, उसको बोलते हैं कंपेयरिंग दी EMFs और वगैरह. वो भी आसान सा है, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है. वो भी यार मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँगा. थर्सडे वाली जो हो सकता है हमारी जो AS की क्लास होती है वो नहीं हो पाएगी, तो इस
इसलिए जो है ना मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ कर लूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और सबको ही फ़ायदा हो जाए। जो देखता है देख ले यार, हमारा तो काम है पढ़ाना, मेरा तो वैसे ही पैशन है पढ़ाना। जो दिल करे जिसको पढ़ना है पढ़ ले भाई, जिसको शेयर करना है करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।